हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनील संगई फ्रॉम रिंदिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल एनालिसिस। तो कंपनी की रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस देखेंगे, इन्वेस्टिंग स्टाइल समझेंगे और देखेंगे कि ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। सबसे पहले मैं बता दूं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है इसका प्रीवियसली नाम हुआ करता था पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो सितंबर 2020 के पहले रूल किया था कि कोई भी मल्टी कैप फंड जो है वो अपना पैसा जो है 65% इंडियन इक्विटी मार्केट में लगाएगा, बाकी 35% के लिए कोई रूल नहीं था। बट सितंबर 2020 के बाद रूल ये हो गया कि मल्टी कैप फंड में आपको मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा। ये मिनिमम 25% का रूल लगा दिया सेबी ने। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सेबी ने भी बहुत जेन्युइनली ये कंसर्न रेज किया था, क्योंकि मल्टी कैप में आपका परसेप्शन क्या होता है कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में लगा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है अपना मल्टी कैप फंड में मेजर पैसा लार्ज कैप में लगा के रखे थे। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा जो है उनके परसेप्शन के हिसाब से नहीं लग रहा था, या जो नेमिंग कन्वेंशन है उस फंड का उस हिसाब से नहीं लग रहा था। तो इसके बाद जो है म्यूचुअल फंड के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ और काफी ज्यादा उनकी पैनिक आ गई। और एम्फी जो म्यूचुअल फंड की तरफ से बॉडी है, उन्होंने सेबी के साथ डिस्कस किया कि ज्यादातर मल्टी कैप फंड जो है वो लार्ज कैप में पैसा लगा रखे हैं और इस वजह से जो है ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का काफी पैसा लॉस हो सकता है। फाइनली सेबी ने रूल निकाला नवंबर 2020 में कि दो कैटेगरी बना दी। जो मल्टी कैप फंड है उसमें रूल, जो नया रूल लगाया था वही हो गया कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप होगा। और वहीं एक और नई कैटेगरी बना दी फ्लेक्सी कैप, यानी फ्लेक्सिबल रहेगा उस म्यूचुअल फंड के लिए कि वो किस तरीके से लगाए। और वहां पे कर दिया कि 65% जो है आप इंडियन इक्विटी में लगाओ, बाकी 35% आप डेट में भी लगा सकते हो या फिर इंटरनेशनल इक्विटी में भी या फिर इंडियन इक्विटी में भी लगा सकते हो। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी बनने के बाद जो है पराग पारिक ने डिसाइड किया कि वो अपना जो मल्टी कैप फंड है यानी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसको रीनेम करके फ्लेक्सी कैप फंड बना देगा। तो इसी वजह से फंड का नाम चेंज होकर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो फंड का एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लो टर्नओवर रेशियो है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अपने स्टॉक्स को चेंज नहीं करता है। जो स्टॉक्स है मोर और लेस उसके साथ ही स्टिक करता है, बहुत कम स्टॉक्स को चेंज करता है। इससे हमें पता चलता है कि फंड मैनेजर जो है अपनी कन्विक्शन को काफी स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। और वहीं अगर हम देखें तो कंपनी का एयूएम साइज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी कम एयूएम साइज है। आज के समय में मैं बात करूं तो लगभग 12,000 करोड़ का एयूएम साइज है, जबकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी के अंदर पराग पारिक ने, अगर ये एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक जैसे या एसबीआई से फंड हाउस का अगर ये फंड होता तो इसका एयूएम साइज कम से कम 36,000, ऑलमोस्ट ट्रिपल होता जैसा इसका परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पराग पारिक के सिर्फ 4 फंड है, उसमें से भी जो 3 है वो रिसेंट 2-3 साल में लॉन्च हुए हैं। और जबकि ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये 2013 में लॉन्च हुआ था। ये जो फंड हाउस है ये बहुत ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं जैसे एसबीआई, एक्सिस, आईसीआई, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है इनका। ये मोस्टली ऑनलाइन, प्राइमरली मैं बोलूँ तो चाहे वो ग्रो हो, ईटी मनी हो, मनी कंट्रोल हो, इस तरह के ऐप के थ्रू अपनी मार्केटिंग करता है और अपने डायरेक्ट वेबसाइट या इस तरह के पोर्टल के थ्रू आप इनमें फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। 2013 से ही ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फंड था पूरे फंड हाउस के अंदर। जबकि आप बाकी म्यूचुअल फंड हाउस के बाद बात करोगे तो उनके पास 50, 70, 80 फंड्स रनिंग होते हैं। तो आप देखो फंड हाउस अगर एक ही फंड के दम पे अगर अपना बिजनेस चला रहा है तो कितना फोकस्ड होगा और उसका परफॉर्मेंस आना स्वाभाविक है। फंड हाउस जो है बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। जितने भी स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में उनकी एजीएम होती है जहां पे वो सारे इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस को Q&A सेशन में लेते हैं। ठीक उसी तरीके से पराग पारिक जो है अपनी एनुअल एक मीटिंग रखती है जहाँ पे जितने भी उनके इन्वेस्टर्स हैं वो सवाल जवाब कर सकते हैं और वहां पे वो एक्चुअली आंसर करते हैं जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका। तो आप देखो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के जितने डाउट्स है वो एक्सप्लेन करती है, उसके बाद एक डिटेल लेवल पे एक्सप्लेनेशन देती है कि जितने भी स्टॉक्स उन्होंने पिक किया है वो क्यों किया और क्या रीजंस है कोई भी स्टॉक को एग्जिट करने का। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो आज के टाइम पे मैं बताऊं तो रियरली कोई फंड हाउस होगा जो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रखता है। और वहीं मैं बताऊं एक और खास बात, तो पराग पारिक एकमात्र फंड है, माइंड यू, एकमात्र फंड है जो 2013 से इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। आज के समय में मैं बात करूं तो बहुत सारे फंड हाउस जो है इंटरनेशनल फंड्स भी लॉन्च कर दिए हैं और काफी सारे ऐसे फंड्स भी है जो बोथ इंडिया और इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बट पराग पारिक का एकमात्र फंड है, 2013 से ये इन्वेस्ट कर रहा है इन यूएस के टेक स्टॉक्स में और इसको हम डिटेल लेवल पे भी समझेंगे। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट या स्पेशली यूएस मार्केट की बात करो तो वहां पे अगर आपका जो भी फंड है उसमें से अगर कुछ स्टॉक्स यूएस मार्केट से पिक हो रहे हैं तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। ये ज्यादा रिटर्न की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि रिटर्न वाइज देखोगे तो आप इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में मोर और लेस सिमिलर रिटर्न ही रहे हैं। बट
डाइवर्सिफिकेशन इस हिसाब से है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो जापान या इवन यूरोप की काफी सारी कंट्रीज ने 10-10 साल तक फ्लैट रिटर्न्स दिए, यानी जीरो रिटर्न्स दिए ओवर 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट। यहाँ ऐसा हो चुका है पहले भी। तो ऐसा इंडिया में हालांकि अभी के टाइम पे देखे तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट ऐसे सिनेरियो में भी पराग पारिक का फंड जो है एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स लाइक निफ्टी 50 या निफ्टी 100। तो ये खास बात होती है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है आपका। और एक और चीज मैं बताऊं तो यहाँ पे इनका एयूएम साइज लास्ट 1 ईयर में काफी ज्यादा बढ़ा है, स्पेशली ड्यू टू देयर परफॉर्मेंस। बट ये आपका बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि पराग पारिक का मेजर मेजर पैसा जो है वो लार्ज कैप फंड में है, और लार्ज कैप फंड में आपका बहुत ज्यादा एएम साइज को एकोमोडेट करने की इतना स्कोप रहता है। तो अब हम रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे। फंड जो है 2013 में लॉन्च हुआ था 21 मई में, और इसके रोलिंग रिटर्न्स 3 इयर्स के पीरियड में अगर हम देखें तो 3 इयर्स के पीरियड में आप देखोगे मीडियन रिटर्न्स लगभग लगभग 14% के आसपास है, और वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 8.5% के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल फंड ने ऑलमोस्ट 6% या 5.5% से बेटर परफॉर्म किया अपने एवरेज कैटेगरी के रिटर्न से। और यही मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो कंसिस्टेंसी में आप देखोगे कि 8 to 20% के रेंज में फंड ने बहुत ज्यादा बार दिया। इनफैक्ट मोर देन 20% के रिटर्न्स भी 12% के आसपास दिया। और वहीं अगर मैं बात करूं कैटेगरी एवरेज की तो ऑलमोस्ट 33% टाइम जो है लेस देन 8% के रिटर्न दिए। आप देख सकते हो कि कैटेगरी एवरेज से ये काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। और वहीं अगर आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्लॉट में भी तो मोस्टली इसने 10% से बेटर ही रिटर्न्स दिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न में। और ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है। आप देखो 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न में देखो तो मोस्टली इसने 10% से बेटर रिटर्न्स ही दिए। ये जो कोरोना पैंडेमिक का जो फेज है उसको अगर आप इग्नोर कर दो तो मोस्टली इसने बेटर रिटर्न्स ही दिए हैं। कंसिस्टेंसी पे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली इसने 8 to 20% के रेंज में ही रिटर्न्स दिया। वहीं अगर मैं कैटेगरी एवरेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 40% टाइम जो है लेस देन 8% के रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज इसने मोर कंसिस्टेंट रिटर्न दिया। और मीडियन में भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 14.5% के रिटर्न है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 8.5%। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका रिटर्न्स देखने का होता है मीडियन, जहाँ पे आप देखो मीडियन रिटर्न्स आपको 14.5% के आसपास दिख रहा है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है गॉज करने का। और वहीं मैं सीएजीआर लेवल पे देखूं तो मान लेते हैं कि जुलाई 2016 में आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो जुलाई 2017 में आपके ऑलमोस्ट 11,900 के आसपास होता, जो सीएजीआर लेवल पे देखे तो 19.4% है। वहीं अगर आपने जुलाई 2016 में इन्वेस्ट किया होता तो जुलाई 2018 में आपका सीएजीआर रिटर्न 18.5% होते, और 2019 में वो जो सीएजीआर रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 12.8% होते हैं। तो आप देखो कि किस तरीके से सीएजीआर रिटर्न्स वेरी कर रहे हैं। एक साल आपको 19.4% दिख रहा है, सेकेंड ईयर में आपको 18.5% दिख रहा है, थर्ड ईयर पे जाते ही आपका 12.8% हो जा रहा है, और फोर्थ ईयर में ऑलमोस्ट 12.6%, और इस साल की बात करें तो करेंटली ऑलमोस्ट 20.9% के आसपास। तो देख सकते हो आप किस तरीके से सीएजीआर रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा गलत पिक्चर देख रहा है, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। आप अगर आज के टाइम की बात करें तो आपको लगेगा कि ये फंड जो है 21% के सीएजीआर रिटर्न्स देता है और आप खुश हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बेटर है कि आप रोलिंग रिटर्न्स देखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप रोलिंग रिटर्न्स देखो, कितने क्लियरली आपको दिखता है। मीडियन रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे मीडियन रिटर्न्स बहुत ज्यादा क्लोजर लगता है टू द रियलिटी। तो आप देखोगे कि मीडियन रिटर्न से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है। इवन 3 इयर्स में भी जो है ये लगभग 14% का दिया है। इस तरीके की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी रोलिंग रिटर्न देखने से। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सीएजीआर की जगह रोलिंग रिटर्न देखो। इसके अलावा भी मैंने एसबीआई वर्सेस एक्सिस ब्लू चिप फंड का भी कंपेरिजन किया था, वहां पे भी मैंने रोलिंग रिटर्न से दिखाया है। फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल समझते हैं। सबसे पहली चीज है कि ये क्लियरली बोलते हैं ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें इन लोगों ने क्लियरली बोला है, एक तो लो डेट, हाई कैश फ्लो, इन्वेस्टर फ्रेंडली मैनेजमेंट, और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे इनके टॉप 2 स्टॉक्स जो काफी हाई वेटेज के साथ इन्होंने होल्ड कर रखा है, एक तो आईटीसी। आईटीसी की बात करें, एक तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, और वहीं स्टॉक पी देखें तो आप देखो 19.3 का पीई है, जो कंपेयर टू बाकी एफएमसीजी जो ऑलमोस्ट 50 to 80 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो कंपेयर टू इट्स पीएस ये काफी सस्ते वैल्यूएशन पे है। वहीं अगर हम देखें तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि आईटीसी जो है लास्ट 6 ईयर से फ्लैट ट्रेड कर रहा है, और उसके रीजन ईएसजी नॉर्म हो सकते हैं या फिर सिगरेट से इनका बिजनेस आता है वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखो ये राजीव ठक्कर का मैंने रिसेंटली एक कॉन कॉल भी सुना था, और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली जस्टिफाई भी किया था कि क्यों हमें आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत वैलिड पॉइंट्स उन्होंने बोले थे। और वहीं अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो बजाज होल्डिंग की भी काफी अच्छी वेटेज है इनके पोर्टफोलियो में। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, फ्री कैश फ्लो जो है ऑलमोस्ट इसके 10 ईयर्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बराबर है। और वहीं अगर हम देखें पी 11.9 का पी है, मतलब बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के पास पास ही है। तो अब देखो दोनों कंपनी जो हाई वेटेज पे है, ये दोनों जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्लासिक एग्जांपल है। वैल्यू इन्वेस्टिंग कई बार जो है अंडर परफॉर्म भी करती है,
और अगर आप इस तरीके का शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप इस फंड से हो सकता है इन बिटवीन जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाए और आप जो है इसको एक्चुअली उस टाइम पे सेल कर दो जिस टाइम पे आपको रखना चाहिए या इस टाइम पे आपको बाई करना चाहिए। और वहीं अगर हम देखें तो एक और चीज यहाँ पे देखें तो इसके टॉप 10 होल्डिंग में देखें तो बजाज होल्डिंग और आईटीसी की हमने बात की, राइट। इसके बाद हम देखते हैं अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन, ये और 6 कंपनीज है इनके टॉप 6 में। और इनकी खास बात की क्या है, ये टेक स्टॉक्स हैं यूएस के, और लास्ट 7 to 8 ईयर्स टेक स्टॉक्स यूएस के बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। और इसी वजह से पराग पारिक के रिटर्न्स लास्ट 5-6 ईयर्स में बहुत ही अच्छे रहे हैं, और ये जो है आंखों का तारा बन गया है मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स का। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ ये इस तरह के टेक स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अदरवाइज वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है ये अंडर परफॉर्म भी कर सकती है इन शॉर्ट टर्म। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको इस तरह का पेशेंस है वैल्यू इन्वेस्टिंग में, तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। सिर्फ रिटर्न्स देख के आप इन्वेस्ट करोगे तो बुरा फंस सकते हो, क्योंकि टेक स्टॉक्स यू नेवर नो अंडर परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर। वैसे सिचुएशन में वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है थोड़ा पेशेंस का गेम हो जाता है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं तो जून 2013 जब मोरलेस इसका इंसेप्शन हुआ था, आप देखोगे 35% जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखे थे, और उसके बाद जून 2014 में 53% लगातार इन्होंने जो है स्मॉल कैप में अपना पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ाया। और वहीं आप देखोगे तो 2016 से इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज ये करी, आप देखो स्मॉल कैप में जो 32% किया पहले, और उसके बाद लगातार डिक्रीज करते हुए 11% पे ले गए। और वहीं देखोगे लार्ज कैप में इन लोगों ने कंसिस्टेंटली अपने एलोकेशन बढ़ाई, ये स्ट्रैटेजी रही। और वहीं आप देखोगे कि जून 2020 तक एक अच्छा खासा डीवैल्यूएशन हो चुका था स्मॉल कैप का, और लार्ज कैप जो है अच्छा खासा वैल्यूएशन पे आ गया। चाहे वो आईटी बात करें, एफएमसीजी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, अच्छी खासी वैल्यूएशन तक आ चुकी थी पैंडेमिक के जस्ट पहले। और वहीं इन लोगों ने थोड़ी सी एलोकेशन चेंज की। आप देखो मिड कैप की वेटेज थोड़ी कम कर दी, और स्मॉल कैप की जो वेटेज है तो बढ़ा दिया, 20% कर दिया। तो आप देखो फंड जो है बहुत ही ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ जो है अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल को चेंज करता रहता है। स्मॉल कैप में पहले इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल में देखो आप स्मॉल कैप में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, और धीरे धीरे इन लोगों ने स्मॉल कैप का एलोकेशन काफी कम कर दिया। वहीं मैं बताऊं, जैसे मैंने पहले भी कहा, 14% इन लोगों ने 2013 में फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, जो आज के टाइम पे बात करें तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। और आप देखो 2016 इटसेल्फ से ये लगभग 25 से 30% का एलोकेशन फॉरेन स्टॉक्स को दे रखे हैं। तो ये काफी अच्छा इन लोगों ने बैलेंस कर रखा है बिटवीन इंडियन स्टॉक्स एंड फॉरेन स्टॉक्स। और फॉरेन स्टॉक्स में भी हमने देखा मेजर मेजर इनका पोर्टफोलियो यूएस की टेक कंपनीज में 4-5 कंपनी में ही इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको अगर ऐसा एक फंड में इन्वेस्ट करना है जो आपके लिए इंडियन इक्विटी मार्केट और यूएस इक्विटी मार्केट में दोनों जगह इन्वेस्ट करे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों के बीच में इन्वेस्ट करे, तो ये एक फंड है, डेफिनेटली आपको रडार पे रखना चाहिए। अब आ जाते हैं कैलेंडर रिटर्न्स पे। कैलेंडर रिटर्न्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे कि 2014, 15, 16, 19, 20 आप हर जगह देखोगे मोस्टली इसने निफ्टी 500 को बीट किया है। यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देखो, 2017 जब 38% के रिटर्न दिए थे निफ्टी 500 ने, वहां पे ये मात्र 29% दिया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% का गैप है बिटवीन निफ्टी 500 एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? आप देखो 2017 है ये, और यहीं पे मैं आपको दिखाऊं 2017 में क्या हुआ था। इंडियन इक्विटी मार्केट ने ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न दिए थे, और वही यूएस ने 15%। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑलमोस्ट 30% वेटेज इनका फॉरेन इक्विटी प्राइमरली यूएस की टेक कंपनीज में होता है। तो जब भी यूएस मार्केट जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है कंपेयर टू इंडिया, तो वहां पे इनके परफॉर्मेंस जो है इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। तो ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। और ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि आपको बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन है। अगर आपका जब इंडियन इक्विटी मार्केट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके रिटर्न्स थोड़े से कम आएंगे, और वहीं अगर आपका इंडियन इक्विटी मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो आपको स्लाइटली बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। और ये वाली स्लाइड को मैंने डिटेल लेवल पे अपने इंटरनेशनल फंड वाले वीडियो में मैंने डिटेल लेवल पे एक्सप्लेन भी किया था। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्टर एलोकेशन, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो 2013 में जब इन लोगों का मेजर मेजर पोर्टफोलियो जो है 2013 to 15 में जो है स्मॉल कैप में हुआ करता था। और जैसा मैंने पहले कई वीडियोस में कहा है, स्मॉल कैप में जब भी आपको एलोकेशन लेना है होता है, आप 2 या 4 या 6 या 10 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको काफी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि एयूएम के हिसाब से स्मॉल कैप की कंपनीज की साइज बहुत छोटी होती है। आपको ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है। और आप देखो सेक्टर एलोकेशन भी आप देखो तो 2013 to 15 में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 to 10 सेक्टर्स में इन लोगों ने एलोकेशन लिया था, और उसके बावजूद ये जो है ऑलमोस्ट 70% एलोकेशन को ही डिनोट करता है। और वहीं अगर हम बात करें 2019-20 का, अब देखो इनका एलोकेशन मेजर मेजर 6 सेक्टर्स में इन लोगों ने एलोकेशन लिया, और उन 6 सेक्टर्स इटसेल्फ में ऑलमोस्ट 98 to 99% का एलोकेशन हो गया।
आप देख सकते हो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं इन 2019 टू 20, वहीं 2013 टू 15 जो इनका इंसेप्शन से इनिशियल 2 इयर्स थे, तो वहाँ पे ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे, 50 टू 70 स्टॉक्स रखते थे। और यहीं पे अगर हम देखें एक और चीज़ यहाँ पे, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप देखोगे कि इनके काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हुआ करते थे पोर्टफोलियो में, ऑलमोस्ट 50 टू 70, तो आप देखोगे कि इनकी जो टर्नओवर रेशियो है आप देखो ऑलमोस्ट 21 टू 27 है। और वहीं आप देखोगे तो रिसेंटली 2016 से लेके 2020 आप देखोगे अंडर 10 रेंज पे आ गया है, कितना कम हो गया है। और इसका प्राइमरी रीजन ये है कि इन लोगों ने अपने स्टॉक्स के नंबर्स जो है काफी रिड्यूस कर दिए। लास्ट 5 ईयर्स में इन लोगों ने अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को लेस देन 30 पे आ गया है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट जो है इन लोगों ने किया एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर देम। कॉन्सेंट्रेटेड बेट में क्या होता है कि जैसा मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बोला, आप एक बार 25-30 स्टॉक्स को क्रॉस कर जाते हो ना, तो आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। हालाँकि एक फंड हाउस के लिए एक लिमिटेशन होता है, अगर उनको स्मॉल कैप में एलोकेशन लेना है तो ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनी में लेना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा फंड के हाथ में होता नहीं है, सिचुएशन ही ऐसा होता है बिकॉज़ ऑफ देयर एम साइज़। बट आप देखो यहाँ पे कि इनकी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। आप पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से भी आपको ये चीज़ आइडिया लग रही होगी। अब आ जाते हैं पीयर कंपैरिज़न में। अब देखो पीयर कंपैरिज़न में फ्लेक्सी कैप फंड का मैं कंपेयर करता हूँ इनका। तो आप देखो यूटीआई, कोटक, एक्सिस, एसबीआई, ये चारों जो हैं उम्दा फंड्स है और यहाँ पे आप देखोगे इन चारों को 5 ईयर्स के रिटर्न्स में ने काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक कॉशन दे देता हूँ, आप ये रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट मत करो। रिटर्न्स देख के इसलिए भी मत करो, जैसे मैंने पहले भी दिखाया, सीएजीआर रिटर्न्स जो है देखो यहाँ पे आप 21.55% के रिटर्न्स जो है काफ़ी मिसलीडिंग है। कि ये जो रिटर्न्स है ना, ये सीएजीआर रिटर्न्स है, आपको रोलिंग रिटर्न्स देखना चाहिए, तो आपको क्लियर एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा। और वहीं अगर हम देखें तो पीएस के कंपैरिजन में इसने इसलिए भी बीट किया है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एलोकेशन जो है, ऑलमोस्ट 30% का एलोकेशन यूएस के टेक स्टॉक्स में, जो रिसेंट 5-7 ईयर्स में अच्छा परफॉर्म किए हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए यहाँ पे, एक तो जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट 25 स्टॉक्स हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। और वहीं अगर हम देखें तो पी रेशियो जो है पोर्टफोलियो का 26 है, जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। एटलीस्ट इसके निफ्टी 500 को हम देखें तो निफ्टी 500 से काफ़ी सस्ता, ऑलमोस्ट 30 to 40% लेस पी रेशियो है इसका। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोअर वैल्यू है कंपेयर टू इंडेक्स। और वहीं अगर हम देखिए फंड मैनेजर राजीव ठक्कर की बात करें, तो ये सिंस 2013 फंड को मैनेज कर रहे हैं और बहुत ही रिनाउंड फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर। और इसके बाद हम देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है फंड का। ये एक और चीज़ जैसा मैंने रोलिंग रिटर्न्स में भी आपको दिखाया। इसके बाद हम, जैसा हमने कई बार डिस्कस किया, 25% टू 30% जो है इनका यूएस के टेक स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़न में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड टॉपिक को चाहते हो मैं कवर करूँ इस तरीके के डिटेल एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।